Okay, so today we start the topic of consistency of linear system of equations. So consistency of linear system of algebraic equations. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई भी गिवन लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं, अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देन यू से दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट. सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. इज इट ओके? सॉल्यूशन एग्जिस्ट, so it means the system is consistent and solution does not exist. System is inconsistent. ठीक है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेंगे, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट, माने कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वहां पर भी दो सिचुएशन है, मैंने पहले भी बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट. तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो दो सिचुएशन है, आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. Is it okay? चलिए, अब एक बार हम लोग दो वेरिएबल का केस लेकर देखते हैं. What is the meaning of unique solution? What is the situation of infinitely many solutions? And what is the situation of no solution? Is it okay? चलिए एक एग्जाम्पल में लेता हूं टू वेरिएबल्स के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ठीक है, ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू 3. इज इट क्लियर? अब अगर मैं इनको ग्राफिकली देखता हूं, ठीक है ना, तो अगर ग्राफिकली देखूं तो बेसिकली ये किसकी इक्वेशन है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना. अब अगर लाइंस की मैं बात करूं, किसी प्लेन पर, किसी भी प्लेन पर स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो वे लाइंस आपके इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं और कॉन्सिडेंट भी हो सकती हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरी ही कॉन्साइड करती है. ये तो सिचुएशन पॉसिबल है. जैसे इस वाले केस में अगर ये मैं x एक्सिस लेता हूं, ये मैं y एक्सिस लेता हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा तो ये यहां पर 1 लेंथ का इंटरसेप्ट करेगी और एंगल कितना बनाएगी? 135 डिग्री. ठीक है ना. तो दिस इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो जब इस इक्वेशन को मैं ड्रॉ करूंगा तो ये क्या होगी इक्वेशन? ये इक्वेशन ये -3 का इंटरसेप्ट y एक्सिस के साथ करेगी, राइट. और
यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इज इट ओके? अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही आपका इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे, एक्स वाई की वैल्यू वही तो निकालनी, इक्वेशन सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है कि वे सारी एक्स वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने वाला है आएगा, ये ही इसका सॉल्यूशन। और ये सिचुएशन है यूनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन। इज इट क्लियर? क्योंकि कितने पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर सकती है लाइन? केवल एक पर। तो वो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही इनका क्या बन गया? सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इज इट क्लियर? दूसरा देखते हैं। सपोज एक इक्वेशन में लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर आप देखें तो जनरली ये क्या है, इसका 2 का मल्टीपल है। अगर इक्वेशन की बात करूंगा तो दोनों क्या इक्वेशन है मेरे पास? सेम इक्वेशन है। ठीक है ना? और अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट इक्वेशन की तो केवल एक इक्वेशन है अब मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जिसका की सॉल्यूशन मुझे निकालना है। आई एम हैविंग ओनली वन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं x की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लूं तो करस्पॉन्डिंगली y की मिल जाएगी। सपोज x की वैल्यू मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो एक वेरिएबल को मैं आर्बिट्रेरीली सेलेक्ट करूंगा तो करस्पॉन्डिंगली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। जब एक वेरिएबल को मैंने आर्बिट्रेरीली फाइंड आउट किया तो उसकी कितनी वैल्यूज में पुट कर सकता हूं? इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज में पुट कर सकता हूं उसमें। तो करस्पॉन्डिंगली y की भी कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? इनफाइनाइटली मैनी। तो ये वो सिचुएशन है जिसके हम लोग ये कहते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी एक वेरिएबल को आप आर्बिट्रेरीली सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप आर्बिट्रेरीली सेलेक्ट करते हो तो उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? इनफाइनाइटली मैनी। तो जो करस्पॉन्डिंगली रिमेनिंग वेरिएबल्स हैं उनकी भी कितनी वैल्यूज मिलेंगी आपको? इनफाइनाइटली मैनी। और ये सिचुएशन बनेगी सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है ना? यानी कि कुछ वेरिएबल्स आपके पास ऐसे अवेलेबल हैं जिनको कि आप आर्बिट्रेरीली सेलेक्ट कर सकते हो और इक्वेशंस पर कोई उनका इफेक्ट नहीं आता। इज इट क्लियर? अगर ग्राफिकली देखें तो जो इक्वेशन लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 की बनेगी वो क्या बनेगी? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 की बनेगी। तो हर एक पॉइंट जो इन लाइन को सेटिस्फाई कर रहा सॉल्यूशन बनेगा। तो ये इक्वेशंस, ये लाइन क्या होगी अब? कोइंसिडेंट। ठीक है ना? इज इट ओके? तो ये सिचुएशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का सिचुएशन। ठीक है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है ना? It means you are available with the number of some variables, those can have arbitrary values, यानी कि कुछ वेरिएबल्स को आप आर्बिट्रेरी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। रिमेनिंग जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू जो आर्बिट्रेरीली सेलेक्ट वैल्यू हमने किए हैं वेरिएबल, उनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर। क्लियर है ना? अब है तीसरी सिचुएशन, नो सॉल्यूशन। जो
थर्ड सिचुएशन है नो सॉल्यूशन। सपोज मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और दूसरी ही इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। अगर इसको ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करूं तो दो पैरेलल लाइंस आएंगी, ये तो हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरी हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इट मीन्स कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कोई भी वैल्यू आप x या y की फाइंड आउट नहीं कर सकते जो उन दोनों को सेटिस्फाई करती, क्योंकि यहां पर x प्लस वाई एस था, ऐसे दो नंबर जिनका कि एक बार सम करो 1 बन जाए, दूसरी बार सम करो उसका 3 बन जाए, कोई भी पॉसिबल नहीं है। ग्राफिकली देखोगे तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी जो एक दूसरे के क्या है पैरेलल है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये वाली सिचुएशन बनती है नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन, ठीक है ना। अब ये जो हमने दो वेरिएबल के लिए देखा, दो इक्वेशंस हमने देखी, ये पूरा जो रिजल्ट है, ये पूरा रिजल्ट मैं किसी भी आर्बिट्रेरी लीनियर सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है ना। और जब भी मैंने कोई आर्बिट्रेरी जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है, उसमें क्या लिया है मैंने, m नंबर ऑफ इक्वेशंस, n नंबर ऑफ अननोन्स। सपोज x1 x2 और xn क्या है मेरे पास अननोन है। और जब इसको मैं इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो मेरे पास क्या होता है सिस्टम, ax इज इक्वल टू b, और a क्या है मेरे पास aij m/n ऑर्डर का क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, और x क्या है मेरे पास x1 x2 xn, इसका ट्रांसपोज ये एक कॉलम वेक्टर होगा n/1, और b क्या है मेरे पास, जो राइट हैंड साइड है इक्वेशंस की उसमें जो वैल्यूज दे रखी हैं उनका एक वेक्टर है b1 b2 bm m/1, ठीक है। तो अब मेरे ये जो कंसर्न है कि ये जो मेरे पास लीनियर सिस्टम है, मैं बात कर रहा हूं ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो वे कौन सी कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस में ये सिस्टम क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वे कौन सी कंडीशंस होंगी कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनेटली वेरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और वो कौन से ऐसे सिचुएशन है ये जो है इनकंसिस्टेंट होगा, वो सारी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। और जनरली जो बहुत पॉपुलर है जिस टर्म्स में बताया जाता है दैट इज कॉल्ड रैंक। रैंक की जो हमने डेफिनेशन करी थी, रैंक कैसे निकाली थी, किसी भी मैट्रिक्स की निकाली थी ना, उसका रो ऑपरेशन करके उसकी फॉर्म चेंज करते थे, ठीक है ना। स्टेयर टाइप ऑफ सिचुएशन लाते थे जिसको इक्लन फॉर्म बोलते थे, रेड्यूस्ड रॉ इक्लन फॉर्म बोलते थे, या फिर ट्रायंगुलर फॉर्म भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। और वो सारी क्या होती थी रो ऑपरेशंस की हेल्प से निकालते थे, ठीक है ना। और बेसिकली रो ऑपरेशंस किसके पैरेलल है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, वही एलिमिनेट करते चले जाओ वेरिएबल को तो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशंस होंगी वो हम रैंक के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे कि इसका सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो यूनिक होगा या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो सारी जो कंडीशंस हैं वो सारी हम लोग रैंक ऑफ ए और जो एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया था a, b उसकी रैंक,
दो मैट्रिसेस की रैंक हम लोग निकालेंगे और उन रैंक पर जो कंडीशन डेवलप होंगी उन कंडीशन की हेल्प से हम लोग ये बता पाएंगे कि किसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा, सिस्टम कब इनकंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट। इज इट ओके? चलिए ठीक है, सो वी स्टॉप हियर। ओके, सो लेट rank of coefficient matrix is considered or we denote with rank of a matrix A, that is coefficient matrix, right? Let me denote it as R of A, and rank of the augmented matrix AB. तो दोनों मैट्रिक्स की मैंने रैंक निकाल ली। मैट्रिक्स ए जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी भी रैंक निकाली, और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ए कोमा बी उसकी भी रैंक निकाली। तो जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो कहां से रिजल्ट आया, बहुत ट्रिवियल है उस रिजल्ट को भी निकालना। एक बार जो हमारी दो ऑपरेशंस से जो सिचुएशन क्रिएट होती है उस सिचुएशन को जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे सामने ऑब्वियसली प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास पहली सिचुएशन है नंबर 1, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोमा बी, दोनों मैट्रिसेस की कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक अगर सेम है तो सिस्टम मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर रैंक सेम नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर दोनों रैंक इक्वल हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओके। एंड इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोमा बी, यानी कि जो मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो इक्वल नहीं है, तो देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को अपने दिमाग में आप लोग बैठा लो कि अगर दोनों रैंक आ रही है इक्वल, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं। अब जरा एक बार इस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। सपोज ये मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ax इज इक्वल टू b, जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, दोनों रैंक इक्वल आती है, ठीक है ना। तो नंबर 1 सिचुएशन में लेके चलता हूं, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ab इज इक्वल टू r, दोनों सेम आ गई, और वैल्यू क्या है मेरी, सपोज r ले ली। अब ये जो मैट्रिक्स A है इसकी डायमेंशन क्या है, m/n है। तो रैंक जब आप निकालते हो, रैंक किसके लिए कैसे निकालते हो, रो ऑपरेशन करते हो, एक ट्राइंगुलर फॉर्म में ये स्टेप की जो स्टेट टाइप ऑफ सिचुएशन बनती है मैट्रिक्स में, ठीक है ना, उस पर जितने स्टेप्स आते हैं उनको काउंट करते हो, वो क्या आती है, रैंक। तो अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है ना, तो स्टेप्स कितने हो सकते हैं एट द मैक्सिमम। भाई कोई भी मैट्रिक्स है बनाया हमने, m/n का मैट्रिक्स लिया हुआ है, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉलम्स से ज्यादा स्टेप हो सकते हैं क्या, नहीं। या नंबर ऑफ रोज से ज्यादा स्टेप हो सकते हैं क्या। तो जो रैंक अब निकल के आ रही है r, उसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम ऑफ m, n से छोटी होगी या इक्वल। इतना तो क्लियर है ना हमको। ऑलवेज
आर विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कोमा एन। ये तो सिचुएशन क्लियर है कि भाई जिस मैट्रिक्स में हम लोग स्टेप्स काउंट कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ सकते हैं? भाई नंबर ऑफ रो से ज्यादा नहीं हो सकते, नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकते, तो यानी कि उनमें दोनों में जो मिनिमम होगा उन मिनिमम के इक्वल होगा या उससे छोटा हो सकता है, एट द मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो ये रिजल्ट तो है ही हमारे पास, R is always less than or equal to minimum of m कोमा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब जो मैट्रिक्स A कोमा B है, इस सिचुएशन में उसकी रैंक भी R है। तो जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, जब रो ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो तो क्या करते हो? जो पहली रो का पहला एलिमेंट होता है पिवोट एलिमेंट, उसको 1 बनाते हो या नॉन जीरो रखते हो? उससे नीचे वाले सारे जीरो। फिर ऐसे ही दूसरी रो में गए, जो पिवोट आया उससे नीचे वाले सारे जीरो, फिर सारे जीरो। ठीक है ना? तो ये जो आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगी वो या तो R, वो कितने के इक्वल होंगी? R के इक्वल होगी ना। ठीक है ना? तो यानी कि जो R से एक्स्ट्रा है वे सारी कितनी बनेगी? सारी की सारी कितनी बन जाएंगी? जीरो रोज बन जाएंगी। ठीक है ना? तो जो सिचुएशन बनेगी आपके पास, सपोज ये मैट्रिक्स था इस तरीके से A11 A12 A1n A21 A22 A2n और AM1 AM2 AMn। ठीक है, ये A मैट्रिक्स है। इसमें जब B को मैं करूंगा तो B1 B2 और Bm यहां तक। ठीक है, तो ये जो R है, जो R रथ रो मेरी होगी, यानी वहां पर नॉन जीरो एंट्री होगी, लेकिन उससे नीचे वाली सारी एंट्रीज कितनी बनेगी? जीरो बन जाएंगी। रैंक का मतलब यही तो है ना, इसे कि R स्टेप तक तो नॉन जीरो रोज रहेंगी, लेकिन उससे नीचे वाली सारी कितनी बन जाएंगी? जीरो बन जाएंगी। क्लियर है ना? और चूंकि रैंक ऑफ A कोमा B वाली जीरो है, तो इससे नीचे भी कितनी बन जाएंगी? जीरो बन जाएंगी। राइट? तो फाइनली जो लास्ट इक्वेशन होगी, उस लास्ट इक्वेशन में नॉन जीरो एंट्री कितनी होगी? 1 होगी। और यहां पर भी नॉन जीरो एंट्री है, तो उस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा? फिर जब उसका निकलेगा तो उससे पहले वालों की कॉरस्पॉन्डिंग क्या सिचुएशन बनेगी? सॉल्यूशन निकलते चले जाएंगे। भाई बैक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, तो जब बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन क्या होगा? आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसका मतलब ये सिचुएशन ऐसी है, इसमें आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी सिचुएशन मैंने कही कि अगर ये रैंक इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जो मैट्रिक्स A की रैंक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो A कोमा B मैट्रिक्स की रैंक बढ़ेगी या घटेगी? उसकी रैंक बढ़ेगी। भाई मैट्रिक्स A की रैंक अगर R है और मैं ये बात कर रहा हूं कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसकी रैंक इससे क्या होगी? ज्यादा ही होगी, क्योंकि मैट्रिक्स A के साथ तो ऑगमेंट करा है ना। तो वो सिचुएशन क्या बनेगी कि rth स्टेप तक तो यहां पर नॉन जीरो एंट्रीज होंगी, लेकिन जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है यहां पर तो जीरो एंट्रीज आएंगी, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक BR+1 जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यू नॉन जीरो होगी, तभी तो रैंक बढ़ेगी। तो यहां पे सिचुएशन क्या होगी? वेरिएबल्स के साथ तो सबका मल्टीप्लिकेशन है जीरो का, लेकिन किसके इक्वल आ रहे हैं वो? BR+1। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड तो सारी बनेगी जीरो और राइट हैंड साइड बनेगी नॉन जीरो। तो ये कभी पॉसिबल है क्या कि जीरो किसके इक्वल हो जाए? नॉन जीरो के। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये चूंकि इनफिजिबल सिचुएशन है, उसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट हमारा नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन अगर कभी एग्जिस्ट करेगा तो वो केवल उसी केस में एग्जिस्ट करेगा जब दोनों रैंक होंगी मेरी इक्वल, और अगर इसकी रैंक इससे बढ़ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A, B की, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं। बोलो बात समझ में आई क्या? क्योंकि इक्वेशंस को हम लोग इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज ये हो गई कि अगर मैट्रिक्स A की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB की दोनों की रैंक इक्वल है तो सॉल्यूशन की बात ठीक है होगा, और अगर इक्वल नहीं है तो जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट? अब सिचुएशन पर हमको आना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? तो ये सिचुएशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। राइट? तो आज जो हमारा रिजल्ट हमारे पास में है कि अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स A की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक दोनों सेम है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए फाइन, वी स्टॉप हियर।